नमस्ते, गुड इवनिंग मित्रों, अभिवादन आप सबको। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज शाम को हम बात करेंगे आज ये जो अडानी वाला जो स्कैंडल चल रहा है सारे का सारा पिछले दिनों में। और आपने देखा कि जो शेयर वैल्यू है उनकी वो गिरी पिछले दिनों में लगभग $100 बिलियन तक गिर गई। और ज़ाहिर है कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज पे उसका फ़र्क पड़ना ही था, ज़ाहिर है, इतनी बड़ी कंपनी जब आपको जाए लॉस में और उसके शेयर्स इस तरह से गिरे, उनका जो आईपीओ था वो भी वापस हुआ। मतलब फुल होने के बावजूद उन्होंने वापस कर दिया उसको। तो मित्रों, मैं एक्चुअली बजाय इसके, क्योंकि आप सब इस बीच में, चूँकि 3-4 दिन पुरानी कहानी हो गई है, आप सब इसको पढ़ के और देख चुके हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मैं इस बात का जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अब आ रहा है, जो कि कल इन्होंने हमारे फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल साहब ने जो दिया, हरीश साहब ने जो दिया है, मैं उसकी, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म मैंने देखा, दरअसल उनका जो रिस्पॉन्स है हरीश साहब का, उस क्रिटिसिज्म को सीधे-सीधे एड्रेस करता है। तो मुझे लगा कि बजाय कि मैं आपको उसमें कोई लेक्चरबाजी करूँ, मैं उनकी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँ जो, देखिए ना, आप अभी भी अगर तमाम क्रिटिसिज्म पे जाओ, लोग क्या कह रहे हैं कि अगर अडानी को इतना ही लग रहा है या लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं और जो बाकी दुनिया है वो गलत कह रही है, जो हिंडनबर्ग जो है वो गलत कह रहा है, तो आप जाकर उसको अमेरिका में सू क्यों नहीं कर देते? या कि यहाँ पर ना आप इंडिया में सू कर रहे हैं, ना आप अमेरिका में सू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप गिल्टी हैं। यू नो, बड़ा एक बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका है। तो ये सिलसिला चल निकला है और इस तरह की सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस जो जनता को बेचे जा रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत खराब हुआ है। बेसिकली उसके पीछे जो रीजंस हैं बड़े लार्ज स्केल, देखिए ना, इस समय भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो सारी दुनिया में चर्चा में है। भारत और चीन अकेले इकोनॉमिकली ऐसे दो मुल्क हैं जो इस समय डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया को। बाकी ये जो यूरोप जो जो कभी हमारे हीरो बनते थे, वो अब कबूतरबाजी कर रहे हैं, वो किसी किसी लायक बचे नहीं हैं। उनकी इंडस्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं, मैन पावर उनके पास है नहीं उस किस्म की क्वालिफाइड। हमारे ही लोग वहां जाते हैं और उनको रूल करते हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ देयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको कुछ चीजें वो दिखा रहा हूँ जो ये ऑब्जेक्शंस उठा रही है, तमाम दूसरी लॉबी जो ऑब्जेक्शंस उठा रही है, उनके आंसर्स बजाय कि मैं आपको दूं अपनी लेमैन लैंग्वेज में, मैं आपको प्रोफेशनली और लीगली वो आंसर सुनवा देता हूँ उनके, जो इनको अडानी ग्रुप की तरफ से इन्होंने दिए। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी अच्छी कही हुई है कि सभी को इस पर आंसर करना चाहिए, सभी को इस पर आकर अगले 72 घंटों में क्लैरिफाई करना चाहिए और अपनी स्टेटमेंट में सिर्फ ये नहीं देना चाहिए, उनको जो क्वेरी है वो दें और उसके बाद में आगे फैक्ट्स दें, कॉज दें, फैक्ट्स दें, कॉज दें, फैक्ट्स दें, ताकि वो एक फैक्चुअल रिपोर्ट बन पाए और तमाम क्वेरीज जो बाजार से उठी हैं उनको शांत किया जा सके, ताकि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो। हालांकि आज कुछ अडानी के शेयर्स ऊपर आए हैं, लेकिन अभी इट विल टेक फ्यू वीक्स और मे बी फ्यू मंथ्स before everything settles down. I'm sure it will settle down because it's a created story that has been, it's a storm in the teacup. But uh, let me give you some sense of what has been going on and why it has been going on internationally. भारत के खिलाफ इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और इंडस्ट्रीज के खिलाफ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, आपको समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हीं की तरफ से। कल राजदीप ने खूब हल्ला मचाया, तो जरा देखिए कि इससे पहले कि हम राजदीप के ऊपर जाएं, पहले आप ये देखिए उन्होंने 2014 के इलेक्शन। I had shared with someone in May 2014 in the government that be careful. I hope those who are given to running public interest litigations the way we have seen them go, according to me, completely off the rails, don't try using the court to govern, even with Modi being in a firm majority. And I also said that Congress is down to 44 seats. They might use the courts to destabilize the government. So, आप उसके इशारे ऑलरेडी पा रहे हैं। जो लोग लीगल पिटीशंस, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लेकर जाते थे, आप उस पूरे गैंग को जानते हैं कि वो गैंग कौन सा था और किन लोगों का था, और दरअसल वो किस तरह से ऑपरेट करते रहे हैं, किन लोगों के लिए ऑपरेट करते रहे, क्या उनकी फी रही है। अब वो मुफ्त में तो नहीं काम करते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का तो खाली एक बहाना होता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डालने के लिए जो माल लिया जाता है वो तो सूटकेसों में ही होता है ना। तो आप उससे आगे ये तो एक बात हुई। अब ये बैकग्राउंडर है, आप जरा इसको देखिए। इस बैकग्राउंडर में आगे आप देखें कि ये बात आगे कैसे बढ़ रही है ये अडानी वाले केस में।
So what next for someone who was India's richest businessman and the third richest businessman in the world till just a few days ago? Joining me now, my first guest is Harishsalve, former Solicitor General of the country, senior Supreme Court advocate, who in the past has also appeared for the Adani Group in court. Thank you very much, Mr. Salve, for joining us. How do you see what has unfolded over the last few days, where shareholders of the Adani stock have lost more than $100 billion in market cap? There is a market meltdown that led to the cancellation of their FPO. Do you see this? Do you admit that this is a huge hit on the credibility and reputation of the Adani Group, and some would say by extension of the India story and the Modi story as well? See, Rajit, the point is you have to see what is going on in the world today. Believe me, nobody is happy at the fact that India has come out of the shadows and is making its presence felt in the world. Nobody is happy that Indian businessmen today are making their presence felt in the world. There was a time where we were wooing British business people to invest in India. Now I see the British government wooing Indians to invest in United Kingdom. So this has been a quantum change in the dynamics of the world, and this had to have its repercussions of this kind. What I find surprising, if you separate the wood from the trees and go away from what multiples of EBITDA are there and what multiples have been taken into account, if you take a step back, I think this is a wholesale assault on India and Indians. And let me tell you why. Most of Adani's assets are in the... If you see the way things were... Today, if you see the way things work in India, most of Adani's assets, be it ports, be it power sector, be it the airports, are regulated. They are all in the regulated sector. In the regulated sector, you have advantages and disadvantages. You have predictable revenues because you have a regulator fixing your tariff. You can't make more money, but then at least you have almost guaranteed revenues, because even today, these infrastructure projects are like monopoly projects. That's why you have regulation. The other investments are in hardcore Indian assets like manufacture of cement. Now look at yesterday's budget with the big thrust on infrastructure. Cement prices are going to do well. So yes, the India story of growth, yesterday's economic survey said it, and the budget says it, is going to be driven primarily by government expenditure and large government expenditure on infrastructure. Now that creates an opportunity for certain kind of businesses to prosper. So I don't think this kind of a broadside was justified. Secondly, most of the companies are listed, all their records are in public domain. So to say that you've done some hidden research and all is all a nonsense. The third, which I find most remarkable, is in today's India, banks do not lend unless they stress test all proposals. One of the criticisms of India today is that the growth which we are seeing is all in the large industrial sector, where the banks feel comfortable lending. The MSMEs are still floundering post-pandemic because the banks are reluctant to lend where there is any element of risk. So with all this in place, yes, I think this kind of attack is clearly something which is not unknown, but something which is a part of the game. Now look at what they are doing. They are Mr. Salve. Mr. Salve, let me stop you for a moment here. You seem to be suggesting, Mr. Salve, that this is some kind of a conspiracy against the India growth story. Surely the allegations that Hindenburg made of money laundering, shell companies, stock manipulation, these are seen as serious enough for the markets to respond the way they have. The Adanis may have given their own reply, but the market is clearly not buying the Adani story, and surely not buying this attempt or even your attempt today to equate Adani's stock meltdown as an attack on India. Isn't it better that the Adanis
find a better response to these allegations than waving the national flag? So let me answer you straight away. Today, there is no company, shell company otherwise, there is no company which is not shown on a balance sheet. If a listed entity has subsidiaries overseas, they are all shown. If today Adani controls directly or indirectly stock in a listed company, it has to be disclosed under and under SEBI regulations. It has to be disclosed and made public. So there is nothing which is hidden. So this whole hidden nonsense is first of all which you need to see. Money laundering you can allege against anybody. The important thing is these are shorting firms. Now you know what a shorting firm is. You sell a large chunk of shares, then you crash a company. So you sold the shares, which is say trading at $15. You sold the share at 12. So you have ready sales. Then you crash the share in this way. The share drops to 9. So you made a neat profit of 3 because your buyer is not going to buy at 12 when the market is trading at 9. If you see Hindenburg, they say we are a shorting firm. So this is the way some people like making their money. Come up with these allegations. So where India lacks, and this has been my big complaint. If you do this in the US, you can destroy Hindenburg. In India, we do not have the legal framework to take on a Hindenburg. No. You sue them for damages, Gautam's grandchildren will be fighting the case. जी, अगर आप उनको यहाँ पर सू करते हैं, तो आपकी पुश्तें गुजर जाएँगी और आप उनको सू ही करते रहेंगे। आपकी पुश्तें जो हैं, वही केस लड़ती रहेंगी केसेस क्योंकि ज़ाहिर है, यहाँ कोर्ट्स के पास करने के लिए और बड़े काम होते हैं, तो ये जो डैमेजेस के दावे जब आप करते हैं, तो बस वो लंबे ही हो जाते हैं। आप उसमें लगे रहिए कि दादा ने किया था और पता लगा पोता केस लड़ रहा है। इस तरह से ये केसेस चलते हैं, तो ज़ाहिर है कि इसका जो इम्पैक्ट है, चूँकि वो कहीं इंडिया में पड़ रहा है, पब्लिश वो हो रही है अमेरिका में, तो उनकी जो टेरिटरी है वो वहाँ है। इंडिया में लॉ नहीं है, वहाँ आप केस नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जाएँगे कहाँ? तो ये जो तमाम आप हल्ला-गुल्ला देख रहे हैं अपने आस-पास होता हुआ कि ये अडानी क्यों नहीं सू कर लेते अगर उनको लगता है कि ये गलत है। और जो हिंडनबर्ग भी बेसिकली यही चैलेंज कर रहे हैं बार-बार, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि लीगली पॉसिबल ही नहीं है कि उनको वहाँ पर चैलेंज किया जा सके। तो वो एक इस शोर-शराबे में अपनी एक माइलेज इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन इस बात को आगे और एक्सप्लेन करते हैं हरीश साल्वे साहब। Gautam Adani and the Adani Group to sue them in the United States. Hindenburg is saying to Adani that if you believe that the allegations we have made are malicious, malified, then sue us in the United States. I come back to it. The market at the moment seems to be not buying the Adani story. They are, like it or not, buying the Hindenburg story, Mr. Salve, and that needs the response. So let me answer that as a lawyer straight away. See, the market is going to buy anything bad which you say about people. Bad news is always good news. You're a journalist, you know that. Bad news sells best. But let me tell you, suing them in America, an American court will ask, if you sue them in England, today if I was to bring an action on behalf of Adani against them in England, the English judge would say, where is the impact felt most? Now the impact is felt most in India. So he'll say, that's your natural jurisdiction to sue. Mm-hmm. He may have published something from America, but its impact has been in India. So India is the natural jurisdiction to sue. Now, the trouble is you bring a suit in defamation against them here. Mm-hmm. Mm-hmm. And what's going to happen? The Indian courts don't take defamation seriously because they have far more pressing work. Mm-hmm. So this is where people get away with all this in India. And we need to fix this. No, 1 minute, Mr. Salve. There are now reports by Forbes magazine virtually suggesting that there is a suggestion that Mr. Adani and his group may have used group money to fund their follow-on public offer, which they eventually called off. They've suggested, therefore, that there are companies which were named in the Hindenburg research that could be part of this conspiracy. Now you've got Credit Suisse and Citibank, no less, saying that they will not use Adani bonds as collateral. Are you telling me today that Credit Suisse, Citibank are part of some larger conspiracy? Why not accept that this is a crisis of confidence and credibility above all else at the moment? Of course, let's be very clear, Adip. Let's not shy away from this.
Today, when there is an FPO coming, and the timing is perfect, you have an FPO coming, this is the best time to throw ink. No. So you throw ink and you create this kind of a smoke. The shares tank. Now, if the shares tank today, obviously, till the market continues in this volatile condition, there is bound to be an erosion of confidence. And this is true of life. Generally, this is true particularly of corporate balance sheets. It takes a lifetime to build a reputation and trust. It takes a moment to destroy it. For the present, they have thrown ink on Adani and the world is seeing it. Immediate impact you see on the stock market. The retail investor is rattled. So the retail investor starts offloading. And this is like a run on the stock. It's like a run on a bank. It's a run. So markets collapse. For the next few weeks, the shares will tank. They will try and control it. The share will tank. He has done a wonderful thing by withdrawing the FPO because the retail investor should not suffer. Now, these allegations will be investigated, will be thrown out in the fullness of time and the confidence rebuilt. But in the meantime, Hindenburg gets away with it. So that is the problem which we have to see system. I'm not saying a wrong to get away with it. No, Mr. Salve, let's look beyond Hindenburg. Credit Suisse and Citigroup, these are, global gold standard companies which are seeing risk factors today associated with the Adani shares and therefore not taking their stock as collateral. Are they also part of some larger conspiracy theory? I'm saying you've got to look beyond calling these constantly conspiracy theories. I'm sorry. This is bound to happen. If there is a question mark on the underlying shares and the ability to pay dividend, the upstream bonds will become risky. In the short term, of course, they'll become risky. But you see, that's how the integral system works. The fact, though, is that you've seen a peculiar situation in the markets, more than $100 billion lost in share value. That hasn't happened too often. I don't recall when. Going forward, isn't it time for the market regulator, for SEBI, to speak up, to come out clean, ensure a clear, transparent, independent investigation? The government has not spoken. Finance Ministry doesn't speak. SEBI doesn't speak. The fear also is, Mr. Salve, that because Mr. Adani is seen as so close to the government at the moment, the opposition doesn't even believe that the government will allow for a free and fair independent inquiry, because the belief they have is that they claim, at least today in Parliament, that Mr. Adani and his group are propped up by the Modi government. From 1914 to 24, I've never heard the opposition saying there can be a fair inquiry in anything, including be it Rafale, be it that. So let's park that, and we have elections coming up. So that has its own momentum. I don't get into the politics of the situation. I personally feel SEBI has the Hindenburg report. SEBI has the Adani reply. SEBI has the strength. They should call Adani and say, sit down. I want an answer. 1, 2, 3, 4, 5. Give me your answers. Work 72 hours non-stop and come and say, yes, there are areas of concern, or say, no, this report is a nonsense. What is the question of investigation? These are all matters which are available on corporate records. And if anything is not there, don't believe it. If something is there, look at it. So 72 hours is enough for SEBI to come with a first blush report. Everything doesn't require a long, drawn investigation. I mean, it will work beautifully well for a political party to keep this fire burning for 1 year. But today, you have a large industrial. I mean, you may, for the opposition party, Adani may be a sacrificial goat. Doesn't matter. Later on, he's exonerated. But these big assets are created. There are stakeholders in these assets. So SEBI must, in 72 hours, come up with, yes, we think there is something in these allegations. Or no, we don't think there is anything in the allegation. That is how you instill confidence in investors. Not for SEBI to go in the hiding and say, oh, we will do a thorough investigation over the next 4 years. No, you must know by end of the week or by middle of next week. So you're giving us an important... Hindenburg has a point, but it doesn't have a point. So no, you're giving us, therefore, an important news point. You are claiming that there should be now a 72 hours time-bound investigation where the Adani Group is made to answer those allegations, which SEBI could put, the report could be put out. The question, of course, will be, given the proximity of Mr. Adani to the Prime Minister,
Do you accept that any such report will only carry weight if it is made public to restore investors' trust? Otherwise, it will be seen as a face saver. 100%. Make Let it me public. add one more thing. It has to be a reasoned report. It can't be a yes or no. The report must say allegation, response, prima facie, we have seen this evidence. Allegation, report, prima facie, we have seen these facts. No problem, we can do it. I mean, you know, as we say, the day is 12 hours and then you have the night, that's 22 hours. Work through the weekend, come by next Monday, come by Tuesday. And tell the investor, don't panic, by Tuesday we will make a report and tell you if there is any truth in any of the allegations and to what extent and in which allegation. And I'm not saying you give a conclusive adjudication. But today, there is a list of allegations. Adani has given a point-by-point reply. Look at it. Because SEBI is meant to control markets and instill confidence in regulators in the market. जी, तो जैसा कि आपने देखा, ये जो कुछ क्वेश्चंस बाजार में उठाए जा रहे हैं इनको लेकर, इस सब तमाम मार्केट क्राइसिस को लेकर, उनके एक-एक करके सबके जवाब इन्होंने दिए हैं। इसके बावजूद मैं अभी भी शाम को जब चेक कर रहा था, सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। वहां पर जाके दावा क्यों नहीं कर देते, इन पर डिफेमेशन क्यों नहीं कर देते अमेरिका में, इंडिया में आप क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ है तो आप बोलते क्यों नहीं है। तो बेसिकली जो साल्वे ने कहा है वो सही है इन द सेंस कि भाई जो हमारा इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बहाल किया जाना चाहिए। उसका तरीका यही है कि सेबी इसको सारी चीजों पर एक प्रॉपर रिपोर्ट दे, रीजन रिपोर्ट दे, जिसमें वो हर चीज को एक्सप्लेन करे एंड उसके बाद में चीजों पर आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और व्लॉग कर सकता था रात को, लेकिन मुझे लगता है शायद फिर देर हो जाए और मुझे कल सुबह निकलना है दिल्ली के लिए अगले 3 दिन के लिए। आपको याद होगा मैंने आपको 4-5 तारीख के लिए कहा था कि मुझे कुछ ही खास काम से दिल्ली जाना है। तो कल सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, दोपहर तक पहुंचूंगा वहां। तो मैं कुछ खबरें आपको और दे दूं जो इस बीच में आज दिन में हुई है पाकिस्तान में, और वो ये कि एज यूजुअल जैसे कि मुझे उम्मीद थी और हम लोग बात करते रहे हैं आपस में कि जो पाकिस्तानी रुपया है वो और गिरा है और जो इंटरबैंक रेट है उसका वो आज का पहुंच गया है 276.58, यानी 276 रुपए 58 पैसे। लेकिन जो ओपन मार्केट में जो उसका रेट चल रहा था आज वो चल रहा है 283 रुपए, 283, 283 रुपए का रेट आज पहुंच चुका है। यानी कि लग ये रहा है कि पेट्रोल और डॉलर की दौड़ में 300 पहुंच जो आकाश हमारे बोलते रहते हैं कि वो जो 300 वाला जो आंकड़ा है, तो 300 वाला जो आंकड़ा है वो लग ये रहा है कि डॉलर ही पहले पकड़ेगा, पेट्रोल पीछे रह जाएगा। पेट्रोल अपनी इस दौड़ में नहीं जीत पाएगा डॉलर से। तो इस बीच में एक और डेवलपमेंट है, वो ये कि जो आपको याद होगी सऊदीज की एक कंपनी है आरामको, सऊदीज ने पाकिस्तान में $10 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट का वादा किया था रिफाइनरी लगाने के लिए। तो आरामको ने, ये जो कंपनी है जो आर्म है सऊदीज की, उसने पाकिस्तान पर ये कहा है कि भाई हम तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान में जब तक हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए कैबिनेट नॉड नहीं करती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कैबिनेट। और इतना ही नहीं, ये भी कि तमाम पॉलिटिकल जो कॉन्सेंसस है पाकिस्तान में वो इस बात को अप्रूव करे कि हम वहां इन्वेस्टमेंट करें, और ये कि जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो कंटिन्यूअस पॉलिसी होगी। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस पॉलिसी के तहत करेंगे वो पॉलिसी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को सरकार बदली तो पॉलिसी बदल गई। तो उनका ये कहना है कि जब तक कंसेंसस नहीं होता है तमाम पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल कंसेंसस और दूसरा जो कैबिनेट का अप्रूवल, ये दोनों चीजें उनको चाहिए, उसके बिना वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक दूसरा और लीजिए, एक है कंपनी बोरिक गोल्ड। बोरिक गोल्ड वो है जो रिकॉर्डिक में, यानी बलूचिस्तान में जो एग्रीमेंट हुआ था रिकॉर्डिक को नाम का प्रोजेक्ट चलाने का, जिसमें अंदर से तांबा निकालना है और माना जाता है कि वहां कुछ गोल्ड भी है, तो गोल्ड भी निकालने की बात है पाकिस्तान में बलूचिस्तान से। तो उन चीजों को लेकर तो ये बोरिक गोल्ड कंपनी ने भी ठीक यही शर्तें लगा दी हैं। उन्होंने भी यही कह दिया है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव नहीं करती है और साथ ही पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो जाता है, तब तक हम
कोई भी पैसा वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे बलूचिस्तान में। लो जी, तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली इसके मायने ये हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो कोई पैसा वहां नहीं लगाना चाह रहा है। दूसरी बात आपको याद रहे कि अभी करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर का एक अमाउंट फंसा हुआ है उस तरह का कि जो डिविडेंड्स थे, जिन लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में, जाने कैसे लोगों जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा फॉरेन के, तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके 2 बिलियन डॉलर डिविडेंड्स के हैं जो बाहर नहीं निकलने गए हैं। इस पर एक और खबर सुन लीजिए जो बड़ी जबरदस्त है, जिस पर हम लोग अक्सर हंसते हुए बात करते रहे, वो ये कि आज की खबर ये है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है इनके पाकिस्तान के, वो ड्रॉप होके 3.09 पर पहुंच गए हैं, 3.09 बिलियन। तो जैसे कि उम्मीद थी कि एक हफ्ते में 3 पे आ जाएंगे, मोर और लेस 3 पर ही आ गए। 9 मिलियन क्या होते हैं, आप खुद सोचिए कि 9 मिलियन क्या होते हैं। तो लेकिन आपको इस पर हैरान यूं नहीं होना चाहिए। तो एक और चीज इस बीच में कि जो इशारदार है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि आईएमएफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत टफ टाइम दे रहा है। ये बात आज शहबाज शरीफ ने कही है। इस पर हम जाहिर है और डिटेल पे बात करेंगे कल जब बात होगी, तब तक और डिटेल्स में इकट्ठी करूंगा। मगर यू नो ये तो चल ही रहा है। और प्लस इसके अलावा मुझे आपको क्या बताना था, हाँ, ये कि इस सब पे आपको हैरान नहीं होना चाहिए जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको कुरान की आयतें बदले में दे रहा हो पॉलिसी के बजाय, तो फिर आपको एक और, चलो जब वो कुरान की आयतें दे सकते हैं तो मैं आपको कुरान का एक कोट तो दे सकता हूँ। और वो ये कोट ये है कि जनाब अल्लाह ने आसमान बनाया है और देखिए कोई खंभे नहीं लगाए हैं, है ना चमत्कार। तो खुदा का चमत्कार देखिए कि बिना खंभों के इतना बड़ा स्काई उसने खड़ा कर दिया है और टिका हुआ है। ये आपको कुरान सिखाती है। जब आप इस माइंडसेट से आते हैं तो इकोनॉमी ऐसे ही मैनेज होती है। तो मित्र, अच्छा, अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। और ये लीजिए, चश्मा बदलो और सवाल लिए जाए। अरे बाप रे, 15 हो गए हमारे भाई। ऑलराइट, हाउ मच अडवाणी इशू विल इम्पैक्ट 2024 इलेक्शन। ये हमारे अनुरुद्ध भाई हैं देहरादून से जो पूछ रहे हैं। अनुरुद्ध भाई, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि दिस विल टेक फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, इससे पहले कि ये सारा मसला सॉर्ट आउट हो जाए और चीजें बैक ऑन ट्रैक आ जाए। और उसके बाद में जो गंदगी आएगी ना अपोजिशन के ऊपर, जिन्होंने इस पर खेल किया है, वो फिर मजेदार होगा। तो लेट अस सी। एंड तब तक वैसे भी मैंने आपको 24 के लिए कई इशारे किए हुए हैं। 24 के इलेक्शन से पहले कई घटनाएं और होने जा रही हैं जो जिससे ही सारा इम्पैक्ट रिवर्स हो जाएगा। अरे सॉरी, शिरीष भाई, कैन दिस इशू इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि देखो, एक तो शिरीष भाई, लॉन्ग रन में इन चीजों का इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिलहाल आप ये मान सकते हैं कि हाँ, महीने 2 महीने के लिए कुछ इम्पैक्ट आए, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो तो पैसे लेके बैठा हुआ है ना, जाएगा कहाँ। दुनिया में इस समय सिर्फ 2 मुल्क हैं, सिर्फ 2 मुल्क जो 3 से ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, चाइना और इंडिया। आपको हिंदुस्तान में एक सपोर्ट मिलती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट जो आपको इंडिया में सपोर्ट मिलती है वो ये होती है कि आपको वोडाफोन का किस्सा याद है, जब वो टैक्सेशन का चक्कर आया था, वोडाफोन वो केस जीत गया था हिंदुस्तान में, और वो बूस्टिंग मोमेंट था। जब हमारे यहाँ एफडीआई की बूस्ट उसको मिली थी, वो इसलिए मिली थी क्योंकि फॉरेन कंपनीज को ये लगा कि भाई इस मुल्क में अगर आप सही हैं तो आप अपना केस जीत सकते हैं। चाइना में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जीतना तो दूर छोड़िए, चाइना में अगर गवर्नमेंट आपके खिलाफ खड़ी होगी तो आप मरे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी गई और आप भी गए। तो मगर ये चीजें आप इस मुल्क में, जो कि जहां पर डेमोक्रेसी चल रही है, आप मैनेज कर सकते हैं। तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में इसका कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। मोर ओवर आप जाएंगे कहाँ, जैसा कि मैंने कहा, चाइना और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां भागने वाले हो। तो नीलेश भाई कुछ कह रहे हैं, मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को कम से कम लाइक तो क्या करो,
इससे रीच बढ़ता है। बिल्कुल ठीक बात है नीलेश भाई। मैं एक्चुअली शुरू में तो कहता था हमेशा कि भई यार दोस्तों को एनकरेज करें और कि इसको लाइक करें और शेयर करें। बेहतर होगा अगर आप लोग करें, लेकिन मुझे भी बार-बार ये लगता है कि आप लोग सब अडल्ट हैं और समझदार हैं, तो मैं कितनी बार आपको ये बात कहूँ। और हम लोग रोज़ ही हम आपस में ही बात कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं, वही हम होते हैं, तो बड़ा अजीब-सा लगता है। तो इसलिए मैं कहता नहीं, लेकिन नीलेश भाई थैंक यू कि आपने इस बात को उठाया। थैंक यू। सर आईएमएफ वांट एसेट डिक्लेरेशन फ्रॉम पाकिस्तान एलीट, कैसे करेंगे? जी वो एलीट के अलावा जो मुझे नहीं मालूम एलीट को कैसे डिफाइन किया जाए आकाश भाई, लेकिन उन्होंने ग्रेड 17 जो जैसे हमारे यहाँ आईएएस होती है, वैसे इनके यहाँ सीएसएस होती है। तो वो सीएसएस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ग्रेडिंग होती है, तो वो ग्रेड 17 से और ये 21 तक जाते हैं। जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वो 21 का होता है। तो उन्होंने कहा है कि ग्रेड 17 से ऊपर जितने भी 17 एंड ऊपर जितने ऑफिसर्स हैं, वो अपने-अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। एक, दूसरा ये कि अगर उनके पास एक से ज़्यादा प्लॉट्स हैं गवर्नमेंट के दिए हुए, तो वो एक रखकर बाकी के जो हैं वो वापस करें गवर्नमेंट को। इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स हैं जो वहाँ चल रही हैं और दे आर एक्चुअली गेटिंग टफ, थैंकफुली, आई मस्ट से थैंकफुली, बिकॉज़ वो सबके लिए अच्छा है, कि अगर ये लोग ट्रैक पे आते हैं। सिक्योरिटी पर भी कल कुछ बात आई थी जहाँ उन्होंने एक्सपेंसेस कट डाउन करने की बात की है, पर मुझे लगता है जैसे-जैसे वक़्त बीतेगा, आप देखेंगे जैसे-जैसे 9 तारीख नज़दीक आएगी, ये कड़ाइयाँ बढ़ेंगी और क्योंकि इनके पास चारा नहीं है। अगर ये नहीं करते हैं आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट 9 तारीख तक या ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं जिससे कि वो एग्री कर जाए, तो ये क्रैश डाउन हो जाएँगे। आज 3 बिलियन है, ये 3 बिलियन कितना बमुश्किल 2 से ढाई हफ्ते का मामला बनता है इनका। ये इतने का ऑयल रिजर्व बनता है इनका। बाकी की सब चीज़ों का जो इम्पोर्ट है उसको तो आप छोड़िए। तो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे आप खड़े हुए हैं इस समय। खैर, तो पंकज भाई कह रहे हैं, पंकज गांधी, आईएमएफ वांट फाइनेंशियल गारंटी फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। वो हमेशा से मांगते रहे पंकज भाई। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की हेड से बात की थी, तो उसने भी इन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि हमारे को ऐसे-ऐसे दिक्कत आ रही है बाढ़ की वजह से और हमारे लोग इतने उनको रिहेबिलिटेट करना है एंड ऑल दैट। तो उसने बड़े अंदाज में इनको प्यार से पूछ लिया था कि आजकल आपके सऊदीज़ से और चाइनीज़ से कैसे रिलेशंस हैं? मतलब ये जोक कुछ वैसा मुझे बड़ा उसके उसको याद करते हुए मुझे एक जोक आया था याद कि बहुत पहले एक कार्टून मैंने देखा था कि वो अमिताभ बच्चन जी जो है वो गांधी जी उनसे हमारे मोदी जी से पूछ रहे हैं। कार्टून था, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए काइंडली उस तरह मत लीजिएगा। तो वो कार्टून ये था कि वो पूछ रहे हैं इनसे कि भई मोदी जी देश में अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ कीजिए। तो मोदी जी उनको मुस्कुरा कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे वो अनएम्प्लॉयमेंट से याद आया आजकल अभिषेक बच्चन का क्या हाल है? तो ये सिलसिले हैं। तो ज़ाहिर है वो उन्होंने तब भी सऊदीज़ और चाइनीज़ की बात की थी कि आपके उनसे कैसे रिलेशन है, यानी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आपको, ये बात उन्होंने तब भी कही थी। तो आकाश भाई आगे फिर पूछ रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये सब कुछ करेंगे। गवर्नमेंट ओनली हैज़ टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू एंड गवर्नमेंट विल ट्राई नॉट टू ब्रिंग दिस इश्यू इन इलेक्शन। येस, ऑब्वियसली येस। मुझे भी सीरियसली लगता है और मुझे लगता है कि आकाश कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, करने चाहिए भी नहीं मुझे। पर मुझे ये भी लगता है कि 24 के इलेक्शन के आस-पास कुछ और चीज़ें भी ऐसी पोटेंशियली हो सकती हैं, जो जो घटित होंगी, जो इंसिडेंट्स जो होने हैं और आप पाएँगे कि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा इलेक्शंस के ऊपर। तो यू विल सी दैट यू नो अरुण भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिरीष भाई कह रहे हैं कुछ IMF putting additional conditions on Pakistan government such as publishing assets of the government officials for their financial assistance. Do you feel that IMF will put some additional conditions? Very much so, शिरीष भाई। ये conditions अभी खत्म नहीं होंगी, conditions बढ़ेंगी, knowing कि उनको जैसे जैसे चीजें अंदर यहाँ पता लगेंगी। वो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये कल आपको याद है कराची में शहबाज शरीफ ने एक न्यूक्लियर प्लांट का उद्घाटन किया था जो बिजली वाला है। आपको मालूम है कि इसके बारे में दुनिया को पता नहीं था, चाइना जब इनको बना रहा था। ये पता कैसे लगा था? जब इमरान खान यहाँ पे पावर में आए थे, उस समय आईएमएफ ने इनको इतना पुश किया था कि भई और अमेरिकन ने, ज़ाहिर है कि आप की जो तमाम चाइनीज़ डील है सीपीईसी की, आप उनको हमारे सामने, और इस बंदे ने वो तमाम फिर सीपीईसी की जो तमाम डील हुई थी, वो वहाँ पकड़ा दी थी, जिनमें से एक डील ये भी थी। और जब ये बात सामने आई थी तो बड़ा हल्ला हुआ था इस बात को लेकर कि न्यूक्लियर प्लांट वहाँ लग रहा है और दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि कराची में न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है उनका। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं सामने। तो
आईएमएफ अपनी जैसे से उसके सामने फैक्ट्स आएंगे नए, वो कंडीशंस बनेंगी लगेंगी। व्हाटएवर मिस्टर साल्वे इज सेइंग हैज अ सब्सटेंस इन इट। जी अरुण भाई, मैं एक्चुअली बड़ा इसीलिए मैंने कहा कि मैं बजाय कि इकोनॉमी की जार्गन यूज करते हुए कोई बात करूं, बेहतर ये है कि जो आर्गुमेंट्स बाजार में उठ रहे हैं वो सब आपने पढ़े ही हैं, जो ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो आपने पढ़ा है। तो मैं सीधे सीधे उन हिस्सों को चला दूं आपके लिए कि जो उस क्रिटिसिज्म का सीधे जवाब दे रहे हैं, तो उससे सारी बात खत्म हो जाती है और हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है सब्सटेंशिएटेड। आकाश भाई कह रहे हैं राजदीप को व्हाट्सएप पर पहले ही पता चल गया था कि शेयर करने वाले पॉसिबल है भाई, तो उसने मुझे पता ही नहीं उसकी इन्वेस्टमेंट का वैसे भी पैटर्न क्या है। सदेसाई इज क्लियरली एंटी नेशनलिस्ट, ही ऑलवेज आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट कांग्रेस एज वेल एज पीस लविंग कम्युनिटी। यार अरुण भाई, एक और बात है कि राजदीप ने कई बार ये बात कही है कि भाई 2002 की रिपोर्टिंग में मुझसे गलती हुई है और मैं मोदी जी से रिलेशन ठीक करना चाहता हूँ और सब, मगर कोई इससे बात ही नहीं कर रहा है। तो भाई जब आपने उसको कॉर्नर कर दिया है और आप उससे बात नहीं करोगे तो वो कहीं तो जाएगा ना, उसकी दुकान तो चलानी है उसको अपनी। अब चैनल वाले तो उसने अपने पैसे बनाने थे बना लिए, अब रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें वो अपना लाइमलाइट में अपनी बना हुआ है चैनल के जरिए। अगर वो चैनल से भी हट जाए तो आप सोचिए कि उसको कौन पूछेगा, तो कोई बंदे की औकात ही नहीं बची। मगर हाँ, आप ये देखें कि ये पूरी की पूरी ये कबाल है, पूरी पूरी एक पूरी का पूरा ये ग्रुप है। आप देखिए ना वो रवीश रवीश को आप देखें ना, मतलब कभी मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब कभी कभी किससे निकले और बोलना पड़ जाए, एक दो जगह मैंने कई बार स्पेसेस में बोल दिया उनके बारे में। बस चक्कर ये है कि हमने खुदा बना लिए अपने लिए, मीडिया के लोगों में से ही अपने 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 लिए हमने खुदा बना लिए और इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। मतलब मैं जानता हूँ कि उनके स्क्रिप्ट कौन लिखता था, कौन कौन कैसे ओटीटी में काम कैसे होते हैं, वो सब हमें मालूम है। तो मतलब अब उसी पर आप खा रहे हैं और फिर ऐसे में आकर ये कहना, वो करण थापर के शो में मुझे इतनी हंसी आई कि जैसे कि मतलब अडानी इतने डर गए थे मेरे प्रोग्राम से, एक प्रोग्राम से टीवी चैनल पर चलने वाले, कि उन्होंने पूरा चैनल खरीद लिया। आई मीन किसी को कितना भ्रम हो सकता है अपने बारे में कि आप कौन है भाई, मतलब कौन सी खुदाई के तुम चल रहे हैं। बट मीडिया और हर रोज का टीवी जो है ना, वो किसी को भी दोस्त अपने बारे में बड़ा भ्रमित कर सकता है, जहां किसी भी इंसान को अलग लग जाता है कि मैं खुदा हूं। और ऐसे कार्टून मैंने बड़े देखे हैं टेलीविजन की इंडस्ट्री में, बड़े सारे देखे हैं। किसी दिन कोई मौका लगा, मैं आपको एक वादा करता हूँ, कभी किसी दिन हुआ ना कि ये हमारे जब 4-5 हजार अपने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक दिन यहाँ पार्टी करेंगे और तमाम आपको मैं किससे सुनाऊंगा इनकी कि क्या है अंदर की बातें, जिन इन कार्टूनों को मैंने कहाँ से देखा हुआ है और क्या क्या किया है। तो क्या पता अभी आने वाले दिनों में भी कुछ किस्से सुनाऊंगा आपको मैं, वो दिन आ रहे हैं। Credit Suisse is also at 50 billion euro loss and also involved in banking scam. Yes, और देखिए वो सर्टिफाई कर रहे हैं आपको। क्रेडिट स्विस ने कल आपको सर्टिफाई किया है। किस समय सर्टिफाई किया है? टाइमिंग देखिए, जिस समय बजट के बाद में आपका जो सेंसेक्स था यहाँ पे वो जंप कर रहा था, आपका स्टॉक एक्सचेंज उछल रहा था, उस समय पे वो उसको हिट कर रहे हैं। तो आपको नियत नजर आती है ना उसके पीछे। तो जी पंकज भाई, एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही लगता है। Sadasai perfectly fits in the elite club of Pakistani politicians. They never care for national interest, but always try to work for self-malicious interest. Adani Group surely will come back. Yes, they will come back, I believe so, अरुण भाई। और देखिए एक बात तो समझिए ना, ये बात तो सालवे साहब की भी ठीक है कि जो एक लिस्टेड कंपनी है उसका क्या है जो छिपा हुआ है, सब कुछ एक एक चीज तो रिकॉर्डेड होती है। और उसके अलावा कुछ लोगों ने एक चीज जो है एड्रेस नहीं हुई, चलिए वो भी एड्रेस कर देता हूँ कि बहुत से लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो जो जो शेल कंपनीज जो बनी थी उनमें जो रिपोर्ट आई थी उनकी, उसमें पंडोरा कुछ पंडोरा पेपर्स जिनमें इनका नाम आया था, हरीश साल्वे का भी नाम आया था। आप जरा सोचिए, क्या नाम आना या किसी की एक शेल कंपनी होना जो कि अनाउंस्ड हो, इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर एक नोन कंपनी है, एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस कंपनी है जो किसी ने अपना टैक्स बचाने के लिए एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में खोली है जाकर, तो वो रिकॉर्ड पर है भाई। और उन्होंने उन तमाम लोगों की एक लिस्ट जारी की जिनके वहां पर अकाउंट है, ये कंपनीज हैं, उनमें उनका नाम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है भाई?
तो मगर अब चूंकि आपको सिर्फ एक यू हैव टू क्रिटिसाइज फॉर द हेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग, तो वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो यू टेक इट लाइक दैट। पंकज भाई कह रहे हैं राजीव सिजाई सीम्स लाइक इंटरनेशनल। ये क्या कहूँ यार मैं, ही इज अ नाइस कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उनसे कोई मिले और बात करें, इज अ जेन्युइन नाइस कैरेक्टर। तो मगर आई डोंट नो, मतलब वो कुछ चीजें वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बट मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इट्स लाइक स्पीकिंग टू अ डेविल्स एडवोकेट, कि आपकी एक काउंटर आवाज है, बजाय कि सब एक ही तरह की आवाज आप सुनते हैं, कुछ डिफरेंट आवाज है। So Sardesai is well known Modi abuser. Absolutely, his hatred reached at the highest level. The Congress camp always believes that Adani is a Modi man. Yeah, agree. आकाश भाई क्या कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ फ्रेंडली ब्रदर वर्ड एवरी सेंटेंस। सही बात है। ये वैसे ही है जैसे वो शेख रशीद था ना, तो उसको कोई भी वर्ड, जब भी वो पाकिस्तानी फौज की बात करता था, तो पाकिस्तान की अजीम फौज, हमेशा वो अजीम साथ में लगाता था, पाकिस्तान की अजीम फौज, और दूसरा एडजेक्टिव उसको आता ही नहीं था कोई। ओके, अनिरुद्ध क्या कहना है कि इट्स 1 week late, figure 3 billion, SBP playing tricks and releasing data 1 week late. पॉसिबल दोस्त, मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ शायद 1-2 दिन लेट हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इनकी जो 2 पेमेंट्स जानी थी इस हफ्ते में, वो पहले इनका 3.9 था, वो जो 2 पेमेंट निकल गई हैं, और इनवर्ड कुछ आ नहीं रहा है, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने डॉलर्स को होल्ड किए हुए हैं, वो नहीं अंदर ला रहे हैं, बिकॉज दे सस्पेक्ट कि अभी रुपया और गिरेगा, तो वो उसकी उम्मीद में, जो कि सही भी साबित हो रही है, वो रोके बैठे हैं, तो अंदर नहीं आ रहा है, और जो अंदर है वो उससे बाहर निकल रहा है, तो फिर जाहिर है। आई रिमेम्बर जिस इंसिडेंट की बात आप कर रहे थे कि वही इंसिडेंट। लेट्स सी आकाश क्या होता है, बिल्कुल, पर आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब भी लगता है कि अडानी के शेयर बाय कर लो और ज्यादा गिर जाते हैं, वैसे लगता है कि पाकिस्तान वापस ले लो, पाकिस्तान कमजोर है, और वो ज्यादा कमजोर हो जाता है, पाकिस्तान का लोअर सर्किट। क्या बात है आकाश। ओके, शिरीष कह रहे हैं जी, कैन IMF पुट अदर कंडीशंस ऑन न्यूक्लियर एसेट्स ऑफ पाकिस्तान फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस? दोस्त, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली IMF हो सकता है, लगा सकता है, मगर सिक्योरिटी रिलेटेड जो, क्योंकि ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये जो बात करेंगे वो फाइनेंशियल करेंगे, मगर साइड में से और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो ये बातें कह सकते हैं, और उसमें फिर ये हो कि भाई इनडायरेक्टली ये कह दिया जाए कि आप ऐसा करें तो IMF आपको रियायत दे देगा, तो ये चीजें जरूर पॉसिबल है। तो और मुझे लगता है, देखो, ये सिर्फ समय की बात है शिरीष, ये बातें उस तरफ जाएंगी, क्योंकि दुनिया को ये मालूम है कि ये न्यूक्लियर एसेट्स गलत जगह पर पड़े हुए हैं, किसी को मालूम नहीं है, कोई वहां TLP घूम रही है, कोई TTP घूम रही है, कोई तालिबान बगल में बैठे हैं, और न जाने कितने और फ्रैक्शन जो तालिबान और TTP के हैं वो अंदर घूम रहे हैं, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है। फौज सीधे सीधे वहां कुछ करने से डरती है, तो आप नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि ये केस में कितनी देर लगेगी, बट मुझे ये जरूर मालूम है शिरीष भाई कि अल्टीमेटली ये तमाम चीजें उसी तरफ जा रही हैं। ये पहले वो होगा, इकोनॉमिकल डिसरप्शन आएगी, और फिर मामला इनका डावाडोल होगा, और शायद वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो, छोटे छोटे स्टेट बने जान छुटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तो IMF के कंट्रोल में है ना, SBP गवर्नर इज IMF अपॉइंटी, ये था आकाश, जो रजा बाकर जो थे वो IMF के अपॉइंटी थे, इसके बाद में ये इन्होंने लगाया है, मगर इन्होंने पीछे, जब आपको याद हो, ये इशाक डार ने आने के बाद में जो SBP का बिल, SBP का जो बिल जब स्टेट बैंक पाकिस्तान का जो इमरान खान से पास करवाया गया था, उसको चेंज करने की कोशिश की थी, तब IMF नाराज हुआ था। वो एक उन शर्तों में से एक था जहां पर IMF बैकआउट हुआ था कि हम डील नहीं करेंगे, और फिर इनको बेसिकली उसको बैकआउट पे जाना पड़ा था, इन्होंने उस बिल को छोड़ दिया जैसे था वैसे ही, और तब ये बातचीत चल रही है। मगर इसने एक बार इशाक डार ने बदमाशी करने की कोशिश की थी कि SBP का जो बिल है वो हटा लिया। मुझे मुर्तजा सोलंकी साहब ने एक दिन बताया था, जब ये बिल पास हुआ था, तब मैंने उनसे कहा था कि यार इतनी ओवरवेलमिंग पावर्स सारी की सारी SBP गवर्नर को दे दी गई हैं, तो
क्या आप जानते हैं, मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मतलब इस हद तक पावर्स है एसबीपी गवर्नर को कि अगर वो छुट्टी पर जाता है तो ये वो तय करेगा कि उसकी जगह पर कौन गवर्नर होगा, और उसकी जो टर्म्स कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी वो तय करेगा। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं। वो बहुत टफ है एसबीपी का जो बिल है, जो आईएमएफ ने बनाया था, या जिसको पास कराया गया था यहाँ पर। तो लेट अस सी कि ये चीजें कहाँ जा रही हैं। एसबीपी इज वेरी मच इन कंट्रोल इन द सेंस कि जो बिल है वो वहीं का वहीं है, कानूनी तौर पर वो आईएमएफ के कंट्रोल में है। ओके, टीटीपी पीएसएल के बीच में दिवाली सेलिब्रेट कर सकती है क्या? उम्मीद करो यार। आई मीन ऑनेस्टली मुझे लगता है ये गंदगी जितनी जल्दी सेटल हो वो अच्छा है। इनोसेंट लोग मरते हैं बुरा लगता है, लेकिन ये फौजी मरते हैं मुझे कतई बुरा नहीं लगता, क्योंकि दरअसल अगर आप एक एलिमेंट जिसको आप ब्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है भला बुरा जो भी, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एक अकेली एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है। तो eagerly waiting for this session, waited for this session, come quickly from office। सोमनाथ भाई थैंक यू सो मच। बड़ा ओवरवेलमिंग लगता है जब आप लोग इस तरह की बात कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है कि सारा दिन की थकान दूर हो गई और एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई। तो दोस्तों लगता है कि अब हमारे पास अब और कमेंट नहीं है कोई बात करने के लिए, तो अपन मुझे कल का वक्त यूं दीजिएगा कि मैं पहुंचूंगा दिल्ली लगभग लंच के टाइम पर। तब तक जो खबरें होंगी मैं पहला काम यही करूंगा होटल पहुंचने के बाद में कि पहले व्लॉग करूंगा, पहले आप लोगों से मिलूंगा। ये वक्त वही होगा लगभग लंच का, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। शाम को मुझे फिर वो एक पार्टी में जाना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर खाना पीना कम किया जाए और टाइमली आकर आपसे बात की जाए। मगर ये वादा रहा, कल कम से कम 2 व्लॉग जरूर होंगे आपसे। आप में से किसी दोस्त ने आज दिन में फरमाइश की थी कि 3। दरअसल मैं भी चाहता हूँ कि दिन में 3 व्लॉग हो, बट somehow मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, बट होपफुली आने वाले दिनों में मैं ये करूंगा मैनेज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और शुभ रात्रि। अभी के लिए मिलते हैं कल दोपहर को। थैंक यू वेरी मच।